भारत दौरे पर पहुंचे अबू धाबी के क्राउन प्रिंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में की मुलाकात। दोनों देशों के आपसी हितों और संबंधों को लेकर हुई चर्चा। क्राउन प्रिंस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी करेंगे मुलाकात। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने कल देर रात दूसरी सूची की जारी। इसमें 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल। और पंजाब सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर कर्ज सीमा 10,000 करोड़ रुपए बढ़ाने की मांग की। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। उनके साथ मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी भारत की यात्रा पर है। नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के आपसी हितों और संबंधों को लेकर यहां पर चर्चा हुई। यूएई और भारत के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी के संबंध हैं। अपनी यात्रा के दौरान क्राउन प्रिंस राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। साथ ही साथ क्राउन प्रिंस आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ भी मुलाकात करेंगे। क्राउन प्रिंस की इस यात्रा का उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात और भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करना है। क्राउन प्रिंस के साथ मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योगपतियों और आर्थिक भागीदारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी साथ आया है। क्राउन प्रिंस खालिद आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। वो कई ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेंगे जिसमें विविध क्षेत्रों में अमीरात और भारत के मजबूत आर्थिक सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाया जाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने कल देर रात दूसरी सूची जारी कर दी। इसमें 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। उचाना कलां से पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे व पूर्व सांसद बिजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। बादशाहपुर से यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वर्धन यादव और गुड़गांव से पंजाबी नेता और हाल ही में कांग्रेस में आए मोहित ग्रोवर टिकट लेने में कामयाब रहे हैं। कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला व पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन का सूची में जिक्र नहीं है। शैलजा व सुरजेवाला चुनाव लड़ने के लिए इच्छा जाहिर कर चुके हैं। थानेसर से अशोक अरोड़ा, गन्नौर से पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, टोहाना से पूर्व मंत्री परमवीर सिंह, तो शाम से अनिरुद्ध चौधरी, महत से पूर्व विधायक आनंद सिंह दानगी के बेटे बलराम दानगी, नांगल चौधरी से मंजू चौधरी को टिकट दिया गया है। तो शाम में बंसीलाल परिवार आमने सामने होगा। यहां से भाजपा ने बंसीलाल की पौत्री श्रुति चौधरी को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने बंसीलाल के पौत्र यानी श्रुति के चचेरे भाई अनिरुद्ध को प्रत्याशी बनाया है। 41 प्रत्याशियों में 12 जाट, 9 एससी, 9 ओबीसी, 4 पंजाबी, 3 ब्राह्मण, 3 मुस्लिम और 1 सिख है। इससे पहले कांग्रेस 6 सितंबर को 32 सीटों पर अपना प्रत्याशी जारी कर चुकी है। इनमें 28 मौजूदा विधायक भी शामिल हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपने अपने उम्मीदवार तय करने में लगे हुए हैं। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन का पेच अभी भी फंसा हुआ है। दूसरी ओर भाजपा राज्य में तीसरी बार अपनी सरकार बनाने के प्रति आश्वस्त दिख रही है। बाकी दल भी अपनी सरकार बनाने का दावा ठोक रहे हैं। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर है। गठबंधन को लेकर कई दौर की नीतियां भी हो चुकी हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियां कई विधानसभा सीटों पर समझौता करने के मूड में नजर नहीं आ रही हैं। लिस्ट अभी आई है, दूसरी लिस्ट अभी आएगी। केंद्रीय चुनाव समिति विचार कर रही है। इससे ज्यादा मुझे अभी जानकारी नहीं, तो वो पार्टी के महासचिव निर्णय करेंगे। दोनों दलों में चर्चा चल रही है, बहुत ही अच्छे वातावरण में चर्चा चल रही है और दोनों दलों का ये प्रयास है कि तमाम जो एस्पिरेशंस होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं एक राजनीतिक दल की, प्रत्याशियों की, उनको दरकिनार करते हुए एकजुट होकर मजबूती से हरियाणा के हित में और हरियाणा के लोगों की मांग के अनुसार मिलकर चुनाव लड़ा जाए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने संभावित आप कांग्रेस गठबंधन की आलोचना की है। पता लग रहा है, हमको पता लग रहा है कि वो अपनी हार मान चुके हैं।
अगर वो हार न मानते तो इस प्रकार के गठबंधनों की बातें क्यों करते? इस बीच हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने केंद्रीय राज्य मंत्री जतिन प्रसाद के साथ पंचकूला में बीजेपी के नए दफ्तर का उद्घाटन करते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर कटाक्ष किया। एक हवा चल रही है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि जो कांग्रेस कहती थी हमारे पास 3000 एप्लीकेशंस आई हैं टिकटों के लिए, आज वो आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने के लिए मजबूर क्यों है? आज वो जो समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने के लिए मजबूर क्यों है? मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने अपनी हार मान चुकी है। साथ ही राज्य में चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल की पूर्व मेयर रेणु बाला से मुलाकात की और राज्य में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार रेसलर विनेश फोगाट ने डुलाना में अपना चुनाव प्रचार शुरू किया। पंजाब सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखकर चालू वित्तीय वर्ष में अपने कर्ज की सीमा 10,000 करोड़ रुपए की बढ़ाने की मांग की है। मंत्रालय को लिखे पत्र में राज्य सरकार की ओर से वित्तीय संकट के साथ जूझने के लिए कर्जों की पूर्ति का हवाला दिया है। सरकार ने कहा कि सालाना कर्ज सीमा से वित्तीय मौजूदा साल की भरपाई पूरी नहीं होगी, जिसके लिए उनके कर्ज की सीमा बढ़ाई जाए। गौरतलब है कि 2024-25 के लिए पंजाब की कर्ज की सीमा 30,464.92 करोड़ रुपए है, जिसमें जुलाई तक सरकार ने 13,094 करोड़ रुपए का कर्ज उठा लिया है। इससे पहले वित्तीय साल 2023-24 में राज्य सरकार ने कर्ज लेने की सीमा 45,730 करोड़ रुपए थी। पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने पंजाब राज्य पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों को पूरे राज्य में विशेष जांच करने के सख्त निर्देश दिए हैं, ताकि मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बिजली चोरी को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ऊर्जा की सुरक्षा को बढ़ावा देने और बिजली चोरी को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार को होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए नियमित रूप से विशेष जांच आवश्यक है। बिजली चोरी की जांच से राज्य के नियमित बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं भी सुनिश्चित की जा सकेंगी। बिजली मंत्री ने संबंधित PSPCL के अधिकारियों को जांच के बारे में प्रतिदिन रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। घरेलू, वाणिज्यिक, कृषि और औद्योगिक सभी बिजली कनेक्शनों की जांच की जाए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि बिजली कनेक्शनों की जांच और प्रतिदिन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सख्त शब्दों में कहा कि यदि पावरकॉम, PSPCL, PSTCL के अधिकारी या कर्मचारी सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से बिजली चोरी में शामिल पाए गए तो उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के सर्टिफिकेट की पड़ताल प्रक्रिया को सरल कर दिया है। भविष्य में अब सर्टिफिकेट के दस्तावेजों की जांच ऑनलाइन पोर्टल के जरिए हुआ करेगी। बोर्ड के सीनियर अधिकारियों ने जर्मन एम्बेसी की सिफारिश पर यह ऑनलाइन पोर्टल 20 दिनों में तैयार किए। कहा जा रहा है कि विदेश, खासतौर पर यूरोप जाने वाले विद्यार्थी अब ऑफलाइन माध्यम को छोड़कर इस पोर्टल के जरिए 4 दिनों में ही पड़तालियां प्राप्त कर लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और दुनिया भर के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक कड़ी रेडियो कार्यक्रम की 114वीं कड़ी होगी। श्रोता इस महीने की 27 तारीख तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए सुझाव भेज सकते हैं। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर तथा आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसके अलावा 1922 पर मिस कॉल देकर SMS से मिले लिंक से भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के जरिए ऑनलाइन भी सुझाव दिए जा सकते हैं।
भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। भविष्य में सेमीकंडक्टर की बढ़ती हुई भूमिका को देखते हुए वैश्विक और घरेलू कंपनियों द्वारा बड़े स्तर पर इस सेक्टर में निवेश किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से देश में अब तक 6 सेमीकंडक्टर प्लांट्स को मंजूरी दी जा चुकी है। इन 6 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और प्लांट्स में अलग अलग कंपनियों द्वारा करीब 2.36 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। केंद्र सरकार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कंपनियों को सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने पर 50% की पूंजीगत सहायता दे रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने बताया कि भारत में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत इस साल 5 यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले साल दूसरे भाग में पूर्ण रूप से भारत में निर्मित सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन किया जाएगा। उसके अंतर्गत अभी तक 5 बड़े यूनिट्स एस्टैब्लिश करने का मौका हुआ है और इसमें कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। माइक्रॉन यूनिट जो गुजरात में लग रही है, उसी तरह टाटा के 2 यूनिट लग रहे हैं, एक सीजी पावर का यूनिट लग रहा है और अभी रिसेंटली हमने क्लियर किया है केन्स टेक्नोलॉजीज का प्रपोजल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उसकी मंजूरी दे दी है। तो इस हिसाब से जो पहली बार जो है इंडिया में सेमीकंडक्टर का जो एक्चुअल उत्पादन भारत में बनने की अभी संभावना हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के सचिव ने यह भी कहा कि भारत ने सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए विश्व के कई देशों के साथ सहयोग भी किया है। खासकर लाइक माइंडेड देशों के साथ ऐसे कोलैबोरेशन हम कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है, यूनाइटेड किंगडम के साथ है, यूरोपियन यूनियन के साथ है। उसी तरह हमारी ये अंडरस्टैंडिंग जो है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझौता हमने सिंगापुर के साथ भी किया हुआ है। इसमें जो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की रेजिलियंस बढ़ाने के लिए खास कुछ मेजर्स लिए जाएंगे। उसी तरह एक्सपीरियंस शेयरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोलैबोरेशन और स्किलिंग में खासकर कोलैबोरेशन हम करेंगे और इसके ज़रिए इंडिया में जो सेमीकंडक्टर, भारत में जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, उसको काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। पेरिस ओलंपिक खेल सफलतापूर्वक संपन्न हो गए हैं। समापन समारोह का आयोजन स्टेड डे फ्रांस के शहर में किया गया। समारोह के अंतिम चरण में 24 फ्रेंच डीजे ने मिलकर म्यूजिक प्ले किया। पेरिस के मेयर ने पैरा ओलंपिक फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष को सौंपा, जिन्होंने फ्लैग खेलों के अगले मेजबान लॉस एंजलिस की मेयर को दिया। समापन समारोह में स्वर्ण पदक जीतने वाले तीरंदाज हरविंदर सिंह और 2 पदक जीतने वाली पैरा एथलीट प्रीति पाल भारत के ध्वजवाहक बने। 11 दिनों तक चले खेलों में भारत ने पैरा ओलंपिक खेलों के इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 29 पदक अपने नाम किए। उद्घाटन समारोह की तरह ही समापन समारोह के दौरान भी बारिश देखने को मिली। हालांकि बारिश के बावजूद दर्शकों ने समारोह का पूरा लुत्फ उठाया। समारोह के अंत में आतिशबाजी देखने को मिली। आतिशबाजी से स्टेड डे फ्रांस के ऊपर का आसमान जगमगा उठा। ओलंपिक के बाद पेरिस में पैरा ओलंपिक खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन किया और अब अगले मेजबान लॉस एंजलिस के लिए एक नया बेंचमार्क तय कर दिया है। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।